अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह एक नए हफ्ते के साथ शाहजेब और मैं आपकी खिदमत में हाजिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, आज मैं हूँ शाहजेब अहमद। So happy to have you back. It's so exciting क्योंकि without you it just feels incomplete और इतना अधूरा लग रहा था। मुझे इतना फील हो रहा था। घर में कह रहे थे कहाँ है बच्चा, किधर कब आएगा। मैंने कहा वो शूट्स पे गया हुआ है। मैं देख रहा था कौन कौन से शहर में बारिश हो रही है ना, और मैं देख रहा था पंजाब में भी हो रही है, फिर कराची में तूफानी बारिश हुई कल रात। और खैर बारिश एक तरफ एंजॉय करते हैं लोग, लेकिन उसके साथ साथ जब देखते हैं सड़कों का हाल तो कुछ परेशान भी हो जाते हैं। माया, ये बड़ी मुश्किल है हमारी। और पता है शाहजेब, व्हाइल यू वर ऑब्वियसली आप ऐसी जगहों पे शूट्स कर रहे थे जहाँ पे बारिश भी हो रही थी और ऑब्वियसली पानी बहुत ज्यादा जो है वो खड़ा भी हो रहा था और उसकी दुश्वारियां अलग हो रही थी। लेकिन जो कराची में हुआ ईद पर वो बहुत ही ज्यादा कोई एक अलग ही एक शक्ल थी, एक अलग ही चेहरा था जिस पर आप मुझसे सवाल भी कर रहे थे। अच्छा, कराची में ऐसा होता है कि हर साल हम देखते हैं कि जब मानसून सीजन आता है ऑलरेडी जो अलर्ट है वो जारी कर दिए जाते हैं, बता दिया जाता है महकमा मौसमियात की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद जो इकदाम उठाए जाने चाहिए, जो स्टेप्स लेने चाहिए वो नहीं लिए जाते और उसके बाद वही हाल होता है कराची का हर साल की तरह, जो कि हम गुज़िश्ता साल देख चुके हैं। बट देन अगेन ऑब्वियसली हम लोग एक अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और वही हम बात भी कर रहे थे शाहजेब कि अगर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना घर का देखें तो हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि जो घर में होता है वो हम बाहर सड़क पे जाके ना छींक दें और फेंक दें। ठीक है, अगर कुर्बानी हुई है तो उसके पार्ट्स एंड पीसेस जो है ना वो हम हर जगह हर कोने में डालें और कहें कि हुकूमत ने और उसके नुमाइंदे ने नहीं उठाया। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया क्योंकि देखें हम टैक्स तो पे करते हैं और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो सफाई का खास ख्याल रखें, हमारी सड़कों का, हमारी गलियों का। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि माया ने कहा ये आपकी भी जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सड़कों पर बाहर निकलें, अलाइशें बाहर पड़ी हो, गंद बाहर पड़ा हो और आपके आसपास के घर, आसपास की गलियां गंदी हो। आप कहीं भी निकले गाड़ी में आप देखिए ओ ये जगह साफ है, चलो यहाँ पर कचरा कर देते हैं। ऐसा लगता है चुन के आप कोई जगह पे कचरा फेंकते हैं। लेकिन चले ये तो खैर हमारी डिस्कशन थी और जब हमारी डिस्कशन तो कभी खत्म ही नहीं होती। हम 2 घंटे हमें बहुत कम पड़ जाएंगे, हम इतनी बातें करते हैं। बट आज है जनाब 18 जुलाई। आज जो है मेहदी हसन साहब भी पैदा हुए थे और आयरॉनिकली विन डीजल जो हॉलीवुड स्टार है उनकी भी आज तारीख है। क्या लिंक किया है मैंने। बट आज का दिन इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला के नाम से भी जो है मनाया जाता है पूरी दुनिया में। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला की उनकी स्ट्रगल्स, उनका जेल में रहना, कैद में रहना और फिर उनकी आजादी और उनका सच के साथ खड़े रहना, ये उनका एक सिंबल है, ये उनकी निशानी है और आज के दिन से नेल्सन मंडेला के दिल को जोड़ा जाता है। अब आप आजादी का जिक्र कर रही हैं तो आजादी के नाम पे किसी ने बहुत सारी सीटें जीती हैं, तो मेरे ख्याल में उनका जिक्र कर लेना चाहिए। नहीं बिल्कुल हमने देखा है कि पीटीआई और नून लीग का एक कांटे का मुकाबला था, ज़िमनी इंतखाबात थे और उसमें पीटीआई ने तकरीबन 15 सीटें जीत ली हैं, जो कि वाकई बहुत बड़ी तादाद है सीटों की। 20 सीटों पर ये इंतखाबात होने थे, जिसमें हमने देखा कि फिर मुख्तलिफ जगहों पर जश्न भी हुआ, फिर ढोल की थाप पर रक्स भी हुआ, फायरवर्क्स डांस भंगड़ा शंगड़ा सब कुछ हुआ और ऑब्वियसली बहुत बड़ी जीत है। और एक्सपेक्टेशंस आपने कहा ना कि मुकाबला बड़ा सख्त था, लेकिन जो रिजल्ट है उसमें दूर दूर तक कोई मैच नहीं था। उसमें दूर तक कोई मुकाबला मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस था, जिसमें हम देख रहे थे। सब हैरान भी थे कि पीटीआई को पंजाब में हुकूमत साजी के लिए बाकायदा तौर पर जो मतलूबा अक्सरियत है वो भी मिल गई है, जो गैर रत्मी गैर सरकारी नताइज हैं वो भी अब सामने आ रहे हैं और उसके मुताबिक 20 हल्कों में से 15 पर तहरीक इंसाफ कामयाब हुई। मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो उनको 4 नशिस्तें मिली हैं, 1 सीट आजाद उम्मीदवार ने जीत ली है 20 में से। तो ये तो नताइज आ गए हैं जिसके हवाले से हमने आपको बताया, लेकिन इस पर हमें बात भी करनी है और इस पर रिएक्शन भी लेना है और जानना भी है कि अब आगे क्या होने जा रहा है, पंजाब असेंबली में क्या होने जा रहा है। तो इस पर बात करने के लिए शामिल करते हैं सेशन में, खुशामदीद कहेंगे आपको शाह साहब। शाह साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, पीटीआई ने इतनी भारी अक्सरियत हासिल की है, लेकिन यहां पर यह जरूर बताइएगा कि ये जीत किसकी हुई, इमरान खान साहब के नैरेटिव की या आप समझते हैं कि नून लीग की महंगाई की वजह से पीटीआई को ये जीत मिली? पहले तो शुक्रिया मुबारकबाद का। अल्लाह का बेपनाह करम हुआ है कि बहुत ही मुश्किल हालात में अल्लाह ताला ने तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को ये इज्जत और कामयाबी अता की। जहाँ तक ये जीत की वजूहात कई हैं। देखिए, एक वजह ये है जिस तरीके से इमरान खान को रुखसत किया गया उसको लोगों ने महसूस किया और मैंने नहीं देखा लोगों को जब इमरान खान की हुकूमत हटाई गई मिठाइयाँ तस्लीम करते, मैंने लोगों के आंखों में आंसू देखे। एक, लोगों को जहन में उतर गया कि ये ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है। तीसरा, मैं समझता हूं कि जिनको लाया गया
उनको कौम ने मुस्तरद कर दिया। लोगों ने कहा अगर ये तो वही लोग हैं जो पिछले 40 साल से हमारे आजमाए हुए हैं और आज हम जिस माशी बहरान का शिकार हैं, क्या ये उसके जिम्मेदार नहीं थे? इमरान खान का हिस्सा 3 साल 7 माह का हो सकता है, लेकिन जो पिछले 4 दहाइयों का जो बोझ है वो आप इमरान खान पे नहीं डाल सकते। ये भी तीसरा महंगाई का फैक्टर बिल्कुल आया। ये क्या कहते थे, इनका बयानिया ये था कि इमरान खान के पास टीम नहीं है, ना तजर्बाकार हैं, हमारे पास तजर्बाकार टीम है और हम इकॉनमी को सीधा कर देंगे। लेकिन लोगों ने देखा कि इनके आने के बाद इनके पास कोई प्लान नहीं था, इनकी कोई सिमत नहीं थी, बल्कि मामलात पहले से ज्यादा बिगड़े। मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ और ये जो लोग हम कह रहे थे कि मुल्क में इंतखाबात करवाए, इसके अलावा कोई हल नहीं है। देखिए कौम ने इमरान खान को, देखिए पंजाब पाकिस्तान का जिसे कहते हैं ना सियासी मरकज है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा सीटें हैं। पंजाब ने कल इमरान खान को एक नया मैंडेट किया है और इनकी लेजिटिमेसी को मुस्तरद कर दिया है। आज इम्पोर्टेड हुकूमत की छाप इन पर मुकम्मल तौर पर लग चुकी है। इन हालात में मैं समझता हूँ, मेरी रात बात हुई थी खान से और आज हमारी कोर कमेटी का इजलास है, मैं भी मुल्तान से रवाना हो रहा हूँ। इंशाल्लाह तबादला ख्याल होगा और कोर कमेटी के बाद मजीद बात करेंगे। लेकिन हमने बड़े तहम्मुल से, बड़ी बुर्दबारी से सारे हालात का जायजा लेना है और देखना है पाकिस्तान की जरूरियात क्या है, आवाम की तवक्कुआत क्या है। इंशाल्लाह इन दोनों फैक्टर्स को सामने रखकर हम अपनी नई हिकमत अमली मुरतब करेंगे। सही। शाह साहब, मुझे पूछना था आपसे कि जिस तरह सिचुएशन अब अभी आपने बयान भी किया, आपका भी एक मौक़िफ़ आया, ये सिचुएशन जो अब आई है, ये हुकूमत के लिए आपकी नज़र में कितनी मुश्किल क्रिएट कर सकती है? क्या कर सकती है जी? कितनी मुश्किलात क्रिएट कर सकती है? देखिए हुकूमत तो खत्म होगी बीबी। हुकूमत देखिए, हमजा शहबाज का नॉकआउट मींस शहबाज शरीफ 2 वोटों की अक्सरियत पे वो बैठे हैं और वो तो एक मतलब झटका भी नहीं, तो एक हल्का सा उनको टच करने की जरूरत है एंड ऑफ ही गोज। उनके तो इस वक्त पांव तले से जमीन निकल चुकी है, वो हवा में मुहल्लक हैं। इस वक्त देखिए 2 अहम तरीन सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा उनके हाथ में नहीं है। बलूचिस्तान कभी भी उनके पास नहीं था और सिंध में जरदारी साहब के अपने मकासद हैं, उनका अपना एजेंडा है। और मत भूलिए जरदारी साहब का एजेंडा और ये मोहब्बत जुनून के साथ है, ये आरजी है। क्या वो मरियम को वजीर आजम देखना चाहेंगे या बिलावल को? ये बड़ा सादा सा सवाल है। उनकी नजर में बिलावल है और बिलावल के लिए मरियम को उन्हें नफी करना है और मरियम का मुकाबला अल्टीमेटली बिलावल से होना है। वो तो कह भी चुके हैं जरदारी साहब के, आई वुड लव टू सी बिलावल बिकम द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा शाह साहब मुझे यहाँ पर ये जरूर बताइएगा, ईसीपी पर आवाज उठाई जा रही थी पीटीआई की जानिब से, इलेक्शंस हो गए हैं और पीटीआई ने 15 सीटें जीत ली हैं। उसके बावजूद हम देख रहे हैं खान साहब ने जो ट्वीट किया है उसमें एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया है। आप क्या समझते हैं, इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए? देखिए बहुत सी चीजें हैं जो मैं जिस पे कमेंट कर सकता हूं, लेकिन इस वक्त क्योंकि मैंने कोर कमेटी में जाना है और मैंने अपना एनालिसिस एज वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी, एज वाइस कैप्टन ऑफ द पार्टी, मैं पार्टी की कोर कमेटी में दूंगा, तो उससे पहले मैं समझता हूं मुनासिब नहीं होगा। जब मैंने अपना एक जायजा जब पेश कर दिया फिर आपसे बात कर लूंगा। अच्छा शाह साहब, पंजाब में क्या होना चाह रहा है? सीएम पंजाब की अगर बात करें तो नंबर्स अगर पूरे कर लेते हैं परवेज इलाही साहब, तो आप समझते हैं उसके बाद आप लोग कंटिन्यू करेंगे हुकूमत या फिर उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इलेक्शंस की तरफ जाया जाए? देखिए ये सब चीजें कोर कमेटी में डिस्कस होंगी और इस शॉर्ट नोटिस पे कोर कमेटी का बुलाने का मकसद ही यही है। देखिए आज तो हम सुबह तो 4 बजे हम फारिग हुए हैं और उसके बाद आज
लोग आ रहे हैं, फिर रवाना हो गए, मुबारकबाद ये वो, और अब फिर रवाना हो गए। तो उस वक्त की नजाकत को देखते हुए ठीक है हमें हल्कों में होना चाहिए, लेकिन खान ने बुला लिया, लाजमी आपसे रब्ता करेंगे फिर, ताकि आप जब ये सेशन हो जाएगा इंशाल्लाह, ऑब्वियसली पोस्ट दिस सेशन विल डेफिनेटली हैव अ चैट विद यू। थैंक यू शाह साहब, थैंक यू सो मच, यू हैव अ ब्लेस्ड वन। तर्जुमान काफली अली भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी जैन साहब, गुड मॉर्निंग हम दोनों की तरफ से, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक। भी आपने जैन सुना, शाह साहब की बात भी सुनी, उन्होंने कहा जी कि अब तो बिल्कुल वो आखिरी एज पर हैं। और शाह साहब तो जैन भट्टी साहब कह रहे हैं ना कि अभी सेशन होगा उसके बाद फैसला करेंगे। जरा आपसे मैं यही सवाल पूछ लेता हूँ, ये सीएम पंजाब के अगर नंबर्स पूरे हो जाते हैं तो आप लोग क्या करने जा रहे हैं? थोड़ा सा ये बताइएगा कि उसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं एज ए सीएम पंजाब या फिर इलेक्शंस का ही सोचा जाएगा? देखें जी, अल्टीमेट जो फैसला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने करना है। और कल रात चौधरी परवेज अली साहब ने अपने एक इंटरव्यू में, अपनी एक स्टेटमेंट में ये वाज़िया तौर पे कहा है कि सीएम इलेक्ट होने के बाद अगर इमरान खान साहब कहेंगे तो मैं असेंबली तोड़ने में 2 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। और असेंबली तोड़ेंगे क्योंकि वो मशवरा दे सकते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन है वो इमरान खान साहब का होगा। पंजाब की सियासत में क्या बदलाव आने वाला है आने वाले दिनों में? आइंदा जी आने वाले दिनों में सियासी तौर पे आप नई चीजें, नई चेंजिंग देखेंगे। आप सूबाई जो है वो हुकूमत पंजाब की, वो जो कि रात को जाली और गैर आईनी वजीर आला जो बराजमान थे वजीर आला की कुर्सी के ऊपर गैर आईनी तरीके से पिछले 2 से 3 माह में, उनका खात्मा हो चुका है। अब जो है वो नए सीएम चौधरी परवेज अली साहब इंशाल्लाह ताला 22 जुलाई को इलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो फिर इमरान खान साहब से हतमी मुशावरत करके इस सारे जो सिस्टम है इसके अंदर जो है वो आपस में नेगोशिएशन और आपस में बैठ के जो भी इमरान खान साहब फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला, चौधरी परवेज अली साहब, चौधरी मोनिस अली साहब जो है वो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला उनके शाना बशाना खड़े हैं और जिस तरह वो कहेंगे उस तरह करेंगे। जैन भट्टी साहब की कुछ आवाज में डिस्टॉर्शन है और हम देख रहे हैं कि जब बारिशें होती हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम चाह रहे हैं कुछ जैन भट्टी साहब से डिटेल में बात हो सके, लेकिन ये प्रॉब्लम बीच में बार बार आ रही है। तो यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक का कोशिश करते हैं कि जैन भट्टी साहब से दोबारा रब्ता हो, नहीं भी होता तो और बहुत सारी चीजें जो हमने प्रोग्राम में शामिल करनी है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। ब्रेक के पहले सियासत पर तो बात हो चुकी है, अब हमने कुछ बात करनी है महंगाई पर, क्योंकि महंगाई की तरफ से हम हमेशा ये देखते हैं कि शोर मचता है बड़ा माया कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। और ऐसे वक्त में हम देखते हैं कि लोगों के जो अखराजात हैं उसमें इजाफा हो रहा है, जो लग्जरी आइटम्स हैं उसकी फरोख्त में इजाफा हो रहा है। ये बड़ी हैरान कुन बात नहीं है वैसे? आई रिमेम्बर कि यही पॉइंट जब हमारे प्रोग्राम में गाए बगाए कोई ना कोई आता था रिप्रेजेंटेटिव और उनसे पूछते थे कि जी इन्फ्लेशन हो रही है, पैसे बढ़े हैं, टैक्स बढ़ रहा है, उसमें खरीदो फरोख्त में, जहां मार्केट्स में याद है ईद पे कितना हमने कवर किया और लोगों को कितना हुआ कि लोग आ नहीं रहे, ले नहीं रहे, देख रहे हैं तो उनकी जो है ना कुव्वत खरीद जो है वो बिल्कुल लिमिटेड हो गई है। तो फिर कुव्वत खरीद इस मामले में जो अभी हम रेस करने वाले हैं इसमें कैसे ज्यादा होगी? कुव्वत खरीद के बारे में कुछ समझना चाहता हूँ। हुकूमत यहां तक कहने पर आ गई थी कि अब आप लोग चाय का कप भी एक कम कर दें, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं कि आप 2 कप चाय पिए एक दिन में। लेकिन ये हो क्या रहा है, क्योंकि हमने ये देखा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास हैं कि इस साल गाड़ियों की फरोख्त का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, जुलाई 2021 से जून 2022 तक 2,80,000 गाड़ियां फरोख्त हुई हैं। यानी कि पिछले साल 1,81,400 कारें फरोख्त हुई थी। ये इतना बड़ा डिफरेंस आया है गाड़ियों की फरोख्त में, यानी कि गाड़ियां ज्यादा बिकी हैं इस 1 साल में। मैं यही परेशान हूँ शाहज़ेब, बिकॉज आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे माहौल में, वो आपने कहा ना कि कुव्वत जो खरीद है ना और जो आपका बर्दाश्त करने का जो आपकी जेब है वो कहाँ चली जाती है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये फिगर्स हैं शाहज़ेब, इट्स नॉट वेरी, कोई 1-2 हज़ार की बात नहीं है। जैसे कि पीटीआई ने पूरा मैदान मार लिया, इस तरह गाड़ियों ने भी पूरा मैदान मार लिया। 1 लाख से जायद का फर्क है गाड़ियों में। तो ये कैसे मुमकिन है और ऐसे कैसे हो सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया इंजीनियर आसिम आप जो वजारत सनअत व पैदावार की ऑटो डेवलपमेंट कमेटी के सेक्रेटरी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आसिम साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
अब आसिम साहब, हम ये समझना चाह रहे हैं थोड़ा सा कि ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं, इतना बड़ा डिफरेंस है ये 2021 और 22 का, गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हुआ है एक साल में। ये इजाफा कैसे मुमकिन है? इसकी बुनियादी वजह क्या है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक गवर्नमेंट ने ऑटो पॉलिसी दी थी 2016-21, उसमें काफ़ी प्लेयर्स नए आए। आप देखें कि जब मार्केट में कोई नई गाड़ी आती है, इसके फैक्टर्स तो खासे ज़्यादा हैं, लेकिन पहला फैक्टर कि नए मॉडल्स जब आए, नई गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस हुई, न्यू एंट्रेंट्स आए, तो उसकी सेल बढ़ी। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे उन्होंने भी अपनी गाड़ियों में मॉडल्स चेंज किए और उनकी सेल्स भी बढ़ी। तीसरा ये था कि कोविड की वजह से कुछ जो सप्लाईज रुकी हुई थी, कुछ पेंडिंग डिमांड थी, उसकी वजह से भी सेल ऊपर गई। और इंपोर्ट ऑफ यूज्ड व्हीकल्स, जो पुरानी गाड़ियां थी कुछ स्कीमों के तहत आ रही थी, उनकी भी सेल्स कम हुई, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस कुछ ऐसी हैं। फ़िलहाल तो उन पे बैन है, लेकिन उससे पहले भी जो उनकी सर्वेलेंस की गई तो उसके मुताबिक जो उनकी सेल थी या इंपोर्ट थी वो कम हुई। तो ये सारे फैक्टर मिला के, सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब थी, अब वो इस साल में खुली भी, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मिला के आप ये कह सकते हैं कि जी सेल्स में बेहतरी आई। आसिफ साहब, सेल्स में बेहतरी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हमारे साथ शेयर किया कि कुछ पेंडिंग भी थी जो ऑब्वियसली जानी थी, उसकी वजह से उसका एवरेज जो है वो उसमें एडिशन हुआ और उसमें इसीलिए वो बढ़कर नंबर नजर आया। इसी तरीके से छोटी गाड़ी सर 1000 सीसी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी फरोख्त जो है सबसे ज्यादा नजर आई। तो क्या ये भी वजह, इसमें इनकी भी वजह थी कि जी वो पहले से कुछ उनकी बुकिंग्स हुई नहीं थी? क्योंकि अगर कंपनीज इस एक ही साइज की गाड़ियां जो है, एक दो ही हैं जो बना रही हैं, तो बकिया कंपनीज भी उस तरफ अब आ रही हैं या बनाने का प्लान कर रही हैं? बिकॉज 1000 सीसी पे बड़ा जोर है जी, ये साइज भी जरा समझाएं जी। जैसे ये राइटली पॉइंटेड आउट फॉर यू, ये ऐसा था कि पॉलिसी में कुछ सेल टैक्स का, कुछ एफईडी का बेनिफिट दिया गया था। छोटी गाड़ियों की प्राइसेस जुलाई 1, 2021 से कम हुई थी। उस कम होने के बाद से उनकी डिमांड में इजाफा हुआ। एक तो ये फैक्टर था कि उस और कोई पेंडिंग डिमांड के साथ प्राइसेस कम होने की वजह से भी छोटी गाड़ियों की डिमांड बढ़ी। दूसरी वजह है राइजिंग फ्यूल कॉस्ट। अगर पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो फ्यूल कंजम्पशन में छोटी गाड़ी बेहतर है, उसकी सेल इस वजह से भी बढ़ी। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ सर ये जरूर बताइएगा, हम देख रहे हैं कि इन चंद सालों में जो प्राइसेस हाइक हम देख रहे हैं गाड़ियों में, अब पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी कि वो 20 लाख के अंदर अंदर कोई अच्छी गाड़ी खरीद सके। छोटी से छोटी गाड़ी भी अब कम से कम 15, 16 लाख, 17 लाख पर पहुंच गई है। अब क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में कोई 10 लाख के अराउंड गाड़ी जो है वो मार्केट में आ सकेगी? कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है कि टैक्स बढ़ रहे हैं या कुछ भी हो, लेकिन गाड़ियां अब अफोर्डेबल नहीं रही हैं लोगों के लिए? जी, अगर फ़िलहाल देखा जाए, फ़िलहाल तो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि 10 लाख के अंदर, क्योंकि करंट जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, देखें गाड़ी की प्राइसेस में जो फैक्टर्स हैं वो डॉलर रुपये की पैरिटी, रॉ मटेरियल की प्राइसेस, शिपमेंट कॉस्ट, यहाँ पे एनर्जी की कॉस्ट और गवर्नमेंट के टैक्सेस, ये चंद बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से गाड़ियों की कीमतें जो हैं, जिनकी बढ़ने की वजह से गाड़ियों की कीमतें बढ़ रही हैं। नियर फ्यूचर में तो कुछ नजर नहीं आता। जी जी जी, बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। जी प्लीज, हमें कोई नियर फ्यूचर में तो नजर नहीं आ रहा कि कोई 10 लाख के अंदर गाड़ी, क्योंकि ये अगर इंटरनेशनली अवेलेबल होगी इस लेवल की गाड़ी तो पाकिस्तान में भी मिलेगी। अदरवाइज ये जो फैक्टर्स हैं, आप इसको कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा ही निकालेंगे तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि ड्यूटीज भी हायर साइड में है, उसके अलावा डॉलर भी बढ़ता जा रहा है, काफी बढ़। बट आई हैव टू पुट अ क्वेश्चन हियर कि जिस तरीके से आप अभी बता रहे हैं कि इंटरनेशनल जो है वो बड़ी जो गाड़ियां हैं, अब इंटरनेशनल की बात करते हैं हम, तो इस तरह भी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि जी एक का दुख का ये कंपनीज जो बड़े नाम हैं वो छोटी गाड़ियां बना रहे हैं, और अगर अब जो है उसकी कंजम्पशन या उसकी, आपने कहा कि फ्यूल की वजह से भी लोगों ने 1000 सीसी की तरफ ज्यादा रुख किया है, तो अब इसी हवाले से अगर इससे कनेक्टेड सवाल करें कि जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं उनका एक अपनी जगह वो बनाते जा रहे हैं। ऑब्वियसली के फ्यूल की कंजम्पशन है ही नहीं, अफोर्ड इंसान कहता है कि एक ही दफा खर्चा करे, बार बार खर्चा ना करे। तो आपकी नजर में पाकिस्तान अब इलेक्ट्रॉनिक कार्स की तरफ आने का रुझान रख रहा है, प्लान कर रहा है, देख रहा है? प्लीज उसके बारे में बताइएगा।
गवर्नमेंट ने तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिक कार्स के लिए पॉलिसी दी हुई है। इस पे 2-3 व्हीलर्स में हमने 11 लाइसेंस भी इशू किए हैं। मोटरसाइकिल्स कुछ बन भी रहे हैं और 3 व्हीलर्स भी कुछ बन रहे हैं। अब आते हैं कार की तरफ। कार का इंटरनेशनली जो एडॉप्शन रेट है वो बहुत कम है। वो सोसाइटीज जो इसको सब्सिडाइज भी करती रही हैं, अगर इसकी इंटरनेशनल पेनिट्रेशन रेशो देखें तो वो 3-4% से ज़्यादा नहीं है। इस वक्त किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में किसी ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे एप्लीकेशन नहीं दी। हाउएवर जो इंसेंटिव्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वो इन प्लेस है और वो खासे बेहतर है, लेकिन इसमें कई और मसाइल हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है और उस पे एक कमिटमेंट जो है कंप्लीट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द बोर्ड, वो अगर हो तो भी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनली भी उसका एडॉप्शन रेट कम है। हाउएवर कुछ कंपनीज ने इंटरेस्ट शो किया है, लेकिन इस वक्त कोई फॉर्मल एप्लीकेशन हमारे पास नहीं है 4 व्हीलर फ्यूचर में पाकिस्तान में हम ये नहीं देख रहे हैं। अच्छा सर, ये जरूर बताइएगा, एक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब हम कंपटीशन देखते हैं छोटी गाड़ियों में, जिसकी डिमांड ज्यादा है पाकिस्तान में, और लोग ये कोशिश करते हैं कि छोटी गाड़ियां क्योंकि फ्यूल कंजप्शन में भी अच्छी होती हैं और प्राइस में भी अफोर्डेबल होती हैं तो वो खरीदी जाएं, तो उनकी आप समझते हैं कि मोनोपोली बनती जा रही है? क्योंकि एक ही कंपनी है जो छोटी गाड़ी बना रही है इस वक्त मार्केट में जो अवेलेबल है, अब दीगर कंपनी सामने नहीं आ रही है। इसकी क्या वजूहत है? जिस कंपनी को हम देखते हैं वो बड़ी गाड़ियां मार्केट में ले आते हैं, लेकिन छोटी गाड़ियां यानी कि 1000 सीसी से कम गाड़ियां जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो रही सिवाय एक गाड़ी के। वो आप समझ रहे होंगे। जी, गवर्नमेंट ने तो एक पॉलिसी दी जिसके तहत 2 गाड़ी बनाने वाले चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स आए हैं। लाहौर बेस्ड कंपनीज हैं ये, एक DFSK है और एक यूनाइटेड है। उनकी वो सेल्स नहीं है जो जिस कंपनी को आप रेफर कर रहे हैं उसकी है, लेकिन अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड भी वो लीडिंग कंपनी है सुजुकी जो छोटी गाड़ियां बनाती है। उसके अलावा फिएट है, लेकिन उसका प्राइस टैग हाई है पाकिस्तान के लिए, शायद वो फीजिबल ना हो। इसके अलावा डायहेट्सो बनाती थी, लेकिन वी डोंट नो। गवर्नमेंट तो ओपन है फॉर, अगर कोई भी कंपनी देखे कि जी अगर मार्केट में गैप है तो इट कैन कम। इस वक्त किया ने एक 1000 सीसी की गाड़ी लॉन्च की थी, ऑल्दो उसका प्राइस टैग थोड़ा ऊपर है, लेकिन स्पेक्स वाइज भी। लेकिन ये इस पे गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा तो नहीं जा सकती। बीइंग अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव मैं ये कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट ने अक्रॉस द बोर्ड एक अच्छी पॉलिसी दी हुई है, लेकिन इंटरनेशनली जो प्लेयर अच्छा होता है उसी का मार्केट शेयर मैक्सिमम होता है। पाकिस्तान में भी यही है। लुकिंग फॉरवर्ड आसिम साहब कि अब जरा जिस तरह आपने कहा ना कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक की तरफ तो है, लेकिन गाड़ियों की तरफ से 3 to 4% है। वी शुड इंक्रीज दैट एंड लेट्स सी कि बेटरमेंट की तरफ क्या होता है। थोड़ा एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होना चाहिए और लोगों के लिए जरा लॉन्ग लास्टिंग एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाले उनके लिए रिजल्ट्स होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। और अब जरा हमारी वो चीज जिसके लिए हमने जब प्रोग्राम का आगाज किया था ना सबसे पहले पाकिस्तान का शाजिब ने और मैंने, तब से हम उसके बारे में बात करते जा रहे हैं, कितना हमारा साथ निभा रही है ये खबर। जब प्रोग्राम का आगाज हुआ था तभी हम यही बातें कर रहे थे कि हिदायत यही है कि आप एहतियात करें और एहतियात करना बहुत जरूरी है। मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं तकरीबन 2.5 साल का अरसा माया गुजर चुका है, इसके बावजूद कोविड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कोई नई किस्म है जो सामने आ जाती है सच में, और अब नई इकसाम सामने आ रही हैं, नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। जब हम बात करते हैं BA.5 की, तो ये BA.5 चीन में भी पहुंच चुका है और अब ये जो है मुख्तलिफ शहरों से फैलता जा रहा है। जो हम देख रहे हैं उसके केसेस भी सामने आ रहे हैं और सख्त लॉकडाउन के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। अब ये चीज है कि जब हम लोग अब लगता था कि कोविड डेल्टा या वो सब बहुत पुराने, याद है एक जमाने में कोविड डेल्टा हुआ था, इस तरह की बातें होने लगी हमारे जहनों में। हर दिन के बाद, हर आते हुए वक्त के साथ जो एक नया वेरिएंट आ जाता है। और अब ये जो नया वेरिएंट है इसका BA.5 नाम है, ये है क्या, कितना खतरनाक है? सुनाए जनाब, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। 65 नए केसेस इसके जो है वो बायस जो है वो बन रही है। यही किस्म इसके वक्त अमेरिका में भी शाजिब जो है, अमेरिका में 65% केसेस आए हैं। ओह माय गॉड, आई मीन ये 40-50% कितना खतरनाक है ये वेरिएंट, क्योंकि हर वेरिएंट के बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि कितना खतरनाक है, इसके सिम्टम्स क्या है। पाकिस्तान में भी पहुंचा तो नहीं है, यहाँ पर केसेस सामने तो नहीं आ रहे। इसके लिए जो रेलेवेंट हमारे गेस्ट हैं उनसे हम बात करेंगे। कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की फोकल पर्सन बरुना डॉक्टर हिरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हिरा बड़े अच्छा गाइड भी करते रही हैं। माजी में देखा है जब मुख्तलिफ वेरिएंट्स आते थे हमें बताती थी आपने क्या करना है। डॉक्टर हिरा आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में।
डॉक्टर साहब आपको हमारी आवाज आ रही है? क्योंकि हमें बहुत जरूरी आपसे बातें करनी है, क्योंकि ये वेरिएंट बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। शाहजेबा मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, आप अपने शो में आए और शाहजेब अपनी तारीफें की, आपने पता नहीं सुनी नहीं सुनी, लेकिन वो वाली बात है ना कि डॉक्टर साहबा ये BA.5 ये कोरोना के दीगर वेरिएंट में से अगर खतरनाक है तो कितना पाकिस्तान में अगर आ रहा है खुदा न खास्ता तो कितना अब एहतियात की जरूरत है, प्लीज हमें गाइड कीजिए। जी जी। अच्छा, नया वेरिएंट है BA.5 के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन है, इट इज़ वेरी नेसेंट स्टिल, और अभी साइंटिस्ट और के डिपार्टमेंट है, वी आर स्टिल मतलब मेकिंग दिस वायरस इन स्टडी, मगर इसका पैटर्न पिछले जो वेरिएंट्स हैं ओमिक्रॉन के या डेल्टा के उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इसमें मसला ये है कि ये मल्टीप्लाई बहुत तेज़ी से कर रहा है। मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि लोगों के अंदर स्प्रेड इसका रेट जो है वो बहुत तेज़ है, प्लस ये कि जो हम प्रीवियस वायरस को स्टडी कर चुके हैं इसके अंदर दूसरी म्यूटेशंस और ज़्यादा आ चुकी हैं। फिलहाल ये कितना लीथल हो सकता है दैट कैन नॉट बी सेड, बट येस अगर स्प्रेड तेज हुआ और हॉस्पिटल पे बर्डन हुआ तो वी कैन एनकाउंटर मोर डेथ्स। डॉक्टर साहिबा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ, अगर हम BA.5 की बात कर रहे हैं इस वेरिएंट की और ये ख़तरनाक भी है, तो आप क्या समझती हैं इस वक्त कॉन्टीन्यूसली जो फ़्लाइट्स हैं वो तो फंक्शनल हैं और फ्लाइट्स आ रही हैं, अमेरिका से पाकिस्तान लोग आ रहे हैं, अमेरिका में ये ऑलरेडी केसेस के सामने आ चुके हैं, आप समझती हैं हमें इस वक्त सख्ती करने की ज़रूरत है ताकि इन केसेस को रोका जा सके, पाकिस्तान में ये केसेस ना आए? अच्छा, सैडली अमेरिका के स्प्रेड के अंदर हमें बेसिकली इस वक्त प्रीएम्प्टिव देने की जरूरत तो है, मगर इशू ये है कि जो हमारे बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, लाहौर हो गया, इसमें जैसे इस्लामाबाद और कराची के अंदर क्योंकि हम ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं और हॉटस्पॉट एरियाज बने हुए तो हमें सोचना चाहिए, बट स्टिल पाकिस्तान के अंदर जो जुज़वी तौर पे एक ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट है वो कम है। जब पॉजिटिविटी रेट अगर तो आप कहें कि 3% से ज्यादा होता है तो हमारे लिए थोड़ा ट्रबलसम होता है, बट जब हमें कोई सीरियस आप कह लें कि इनिशिएटिव देने होते हैं तो पॉजिटिविटी रेट शुड बी मोर देन 7% एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नॉट देयर। तो फॉर कोई पैरामीटर्स होते हैं लॉकडाउन लगाने के लिए या एयर ऑपरेशन को रोकने के लिए, तो वी आर स्टिल नॉट रीचिंग देयर, तो इसलिए इस वक्त कोई इस तरह का हम मेजर ले नहीं रहे। ओके, ठीक है डॉक्टर साहब, इसका मतलब है अभी तक कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है और अभी थोड़ा सा लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी हमें एहतियात थोड़ा सा घबरा लेते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, आपने वक्त निकाला और इंशाल्लाह डेफिनेटली आपसे आगे भी गाइडलाइंस लेते रहेंगे। टॉकिंग अबाउट गाइडलाइंस देने के लिए शायद लोग होते हैं, गाइडलाइंस लेने वाले बहुत कम होते हैं, या यूं कहिए कि इसका उलट भी हो सकता है कि लोग तरस रहे होते हैं कि भाई हमें कोई समझाए, कोई सिखाए, कोई गाइडलाइन दे कि अपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल फील्ड्स में अगर हमें प्रोफेशनली उसको आगे लेके परस्यू करना है तो हमें कोई बताने वाला नहीं है। और ये बात तो हमने देखी है बहुत कम, इवन आप मीडिया में देखें, और जिनकी हम बात करने वाले इनसे मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं दूसरा मॉर्निंग शो करती थी। क्या छोटी सी होती थी? हाँ, अभी भी छोटी सी हूँ। तो वो शो में आए थे और उनसे मैंने ना सुई धागा वाला काम करवाया था, मतलब लिटरली हमने कहा था देखते हैं लड़कों में कितना सलीका होता है ना। बहुत मुश्किल काम कराती हैं। हम जिनकी बात कर रहे हैं पाकिस्तानी टेनिस स्टार हैं सामुल हक, और टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए इन्होंने बाकायदा तौर पर उसका आगाज किया है, ऐलान भी कर दिया है। इस प्रोग्राम के जरिए टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ियों को जो है वो तलाश किया जाएगा, उसके बाद उनको तरबियत दी जाएगी, जो कि बड़ा अच्छा स्टेप है, और इस तरीके से प्रोफेशनल एथलीट बनाए जाएंगे, प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स हमारे सामने आएंगे वहां। दैट इज सो गुड बिकॉज असम अनफॉर्चुनेटली मैं हाफ ग्लास फुल देखने वालों में से हूँ, बट देन अगेन कहीं ना कहीं शाहजेब कहते हैं ना, बताना चाहिए, बोलना चाहिए। हमारे मुल्क में एक अमेजिंग हर बंदा आप देखते हैं, हमारे रेसलर्स आते हैं, हमारे बॉक्सर्स आते हैं, हमारे आइस स्केटिंग हमारे मुल्क में हो रही होती है, और हमारे टेनिस प्लेयर एक असामुल हक नाम बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल बहुत बड़ा नाम है। तो हम इनसे बात कर लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं। टेनिस प्लेयर असामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। असाम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। असाम, टैलेंट हंट प्रोग्राम क्या तरीक़ाकार होगा, किस तरीके से जो खिलाड़ी हैं उनको तलाश किया जाएगा, किस शहर में आगाज किया जाएगा, जरा सबसे पहले ये बताइएगा। अगस्त के महीने में फर्स्ट ऑफ इस काइंड एस टेनिस टैलेंट हंट प्रोग्राम में शुरू करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में। इंशाल्लाह शुरू में इस पहले साल में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर से मैं 16 लड़के और लड़कियों को इंशाल्लाह सेलेक्ट करूँगा और उनको स्कॉलरशिप बेसिस के ऊपर टेनिस कोचिंग और टेनिस ट्रेनिंग करवाऊँगा। दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट कि कॉर्पोरेट सेक्टर को और स्पॉन्सर्स को जूनियर प्लेयर्स की जर्नी के अंदर उनको जो है ना शामिल किया जाए, नॉट जस्ट व्हेन लड़का या लड़की कोई ब्रेक थ्रू करें।
तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक पाकिस्तान में टेनिस को समझा जाता है कि एलीट स्पोर्ट है और सिर्फ एलीट ही खेल सकती है, एलीट क्लास ही खेल सकती है। तो उस चीज़ को मैं रेडिकेट करना चाह रहा हूँ, उस स्टिग्मा को मैं बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहा हूँ और काफ़ी कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, स्पॉन्सर्स को मैं जूनियर प्लेयर्स की जर्नी के साथ एसोसिएट करना चाह रहा हूँ ताकि वो उनकी जर्नी का हिस्सा बने, उनको मोटिवेट भी करें, उनको इंस्पायर भी करें और सारी जो गलतियाँ मैंने अपने जूनियर करियर्स में की हैं उनको मैं अपने बच्चों को मैं गाइड कर सकूँ एंड इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वी कैन बहुत ही अच्छी बात है। सही बात है, क्यों इंतजार करें। तो इस प्रोग्राम का बेसिकली मकसद क्या है ऐसा? जी, इस प्रोग्राम का मकसद है कि जूनियर लेवल के जो प्लेयर्स हैं अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 उनको सही तरह टेनिस की तरबियत दी जाए, ट्रेन देम इन द राइट प्रोफेशनल मैनर, कोच देम इन द राइट प्रोफेशनल मैनर, कोचेस को इंसेंटिव दिए जाए, ट्रेनर्स को इंसेंटिव दिए जाए, जो हमारी टेनिस का लेवल है पाकिस्तान में उसको ऊपर लेके आया जाए। जो सारी चीज़ें मैंने सीखी अपने ट्रेनर्स से, अपने कोचेस को, वो इन जूनियर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाएँ। मैं जब जूनियर प्लेयर था आई हैड टू लर्न एवरीथिंग ऑन माई ओन, मुझे कोई गाइडिंग वाला करने वाला नहीं था। इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ मी एंड माई सेल्फ एंड माई पेरेंट्स जिनकी वजह से मैं एक लेवल पर पहुंच सका। तो आई जस्ट वांट वो जो सारी लेसन मैंने सीखे हैं अपने पूरे करियर से इन बच्चों को शुरू में ही दिखाऊं, शुरू में इनको सिखाऊं ताकि वो ज़्यादा से जल्द लर्न कर सकें, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली अपने आप को प्रिपेयर करें हाई लेवल पे खेलने के लिए। एंड दिस इज़ द मेन मकसद इस इनिशिएटिव का। हमारे पाकिस्तान में ऐसी इतनी ज़्यादा अकेडमीज़ नहीं हैं जहाँ पे बच्चों को इकट्ठा किया जाए। दैट इज़ वाई इन 4 शहरों में भी मैं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि 14 साल के बच्चों को, 18 साल के बच्चों को आई डोंट रियली बिलीव कि अकेला कहीं रहना चाहिए एंड उनको सुपरवाइज़ करने के लिए आई थिंक पेरेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना यहाँ पे काम पेरेंट्स का है उतना ही कोचेस का भी होगा, उतना ही ट्रेनर्स का भी होगा। तो बेसिकली ट्राइंग टू बिल्ड अ वेरी हेल्दी एंड प्रोफेशनल एनवायरनमेंट टेनिस के लिए ताकि बच्चे जो हैं इंटरनेशनल लेवल के लिए सही तरह प्रिपेयर हो सकें। जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं इन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए कोई गाइडेंस हो, कोई गाइडेंस देने वाला हो, सुपरविजन के लिए कोई हो। लेकिन आप क्या समझते हैं इस टैलेंट हंट प्रोग्राम के बाद अगर अच्छे खिलाड़ी सामने आते हैं इससे कितनी मदद मिलेगी हमें पाकिस्तान का नाम रोशन करने में, खासतौर पर टेनिस में? जी, द होल इनिशिएटिव इसी नीयत से मैं कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स प्रोड्यूस हो सकें, डेविस कप लेवल के प्लेयर्स प्रोड्यूस हो सकें, ग्रैंड स्लैम लेवल के प्लेयर प्रोड्यूस हो सकें और उसके लिए इन बच्चों की तरबियत शुरू से सही तरह से सही डायरेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। आई स्टिल फील लाइक पाकिस्तान में जब मैं जूनियर्स को देखता हूँ जो बहुत टैलेंटेड हैं, I feel like they're lost. They don't know what they need to do. They don't know how to train every single day, day in, day out. कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कौन सी स्ट्रेचेस करनी है, किस मेंटालिटी के साथ खेलना है। कोचेस को इतने इंसेंटिव्स नहीं दिए गए हुए। तो आई रियली वांट कि इस इनिशिएटिव के थ्रू कोचेस को भी मोटिवेट करूँ मैं, उनको भी इंसेंटिव्स दूँ, अच्छी सैलरीज पे रखूँ एंड ताकि उनके अंदर भी काफ़ी मोटिवेशन हो टू प्रोड्यूस प्लेयर्स। इंशाल्लाह साल के एंड में जो 4 बच्चे 16 में से सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको मैं इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट्स भी बाहर खिलाऊंगा, यूरोप में या अमेरिका में, एशिया के अंदर। तो और इन कोचेस के साथ ही भेजूंगा। तो इस तरह मेरे ख्याल से टेनिस का लेवल जो है ना ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा। देयर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्दी कंपटीशन। कोचेस वुड वांट के लाहौर का कोच बाहर का ट्रिप लगाए या कराची का लगाए, दे वुड वांट के इस्लामाबाद का ना लगाए। तो इस तरह हेल्दी एनवायरनमेंट पैदा होगी, हेल्दी कंपटीशन पैदा होगा, विच आई फील इज लैकिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। गैप मेरे बाद, अकील के बाद बहुत ज़्यादा है जूनियर टेनिस में और प्रोफेशनल टेनिस के अंदर। तो आई जस्ट वांट के ये जूनियर लड़के जो लड़कियां हैं उनको सही तरह तरबियत दी जाए, सही तरह गाइड किया जाए, सही तरह कोचिंग की जाए, सही तरह ट्रेनिंग की जाए ताकि वो एक अच्छे लेवल के ऊपर अपने मुल्क का, हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सकें। तो यानी कि पाकिस्तान में जो बच्चों का खेलने का जो लेवल है और जिस तरह वो अपने मेहनत कर रहे हैं, डू यू रियली थिंक कि वो इंटरनेशनली या बाकायदा प्रोफेशनली क्वालिफाई करेंगे? उनका अपना इतना है प्रैक्टिसिंग या टैलेंट तो ऑफ कोर्स होगा बट अकॉर्डिंग टू द गेम उसमें टेक्निकलिटीज काफ़ी होती हैं, उसके हवाले से क्या वो क्वालिफाई करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे? वेरी ऑनेस्टली टैलेंट डेफिनेटली है पाकिस्तान में, सारी स्पोर्ट्स में भी है, टेनिस में भी है, टैलेंटेड बच्चे हैं। अगर लेवल को कंपेयर करें पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल से, आई फील कि काफ़ी डिफरेंस है अभी एंड मोस्ट ऑफ इट बिकॉज ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट, द मेंटल एस्पेक्ट, द इमोशनल एस्पेक्ट। वो सारी चीज़ें में हमारे बच्चे जो हैं बच्चियाँ थोड़ा सा लैक करती हैं। So this is what I want to basically bring into this initiative, through this initiative, कि इन बच्चों को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली मैच्योर करूँ जल्द से जल्द ताकि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम रोशन कर सकें, कम्पीट कर सकें और पाकिस्तान के लॉरल्स ले सकें। एंड दैट्स द मेन मकसद बिहाइंड इट एंड आई एम श्योर कि इंशाल्लाह कोचेस की मदद से, ट्रेनर्स की मदद से, वालिदैन की मदद से
we're going to be able to produce some really good champions in the coming future. लेकिन असाम थोड़ा सा ये बताएगा कि आप नहीं समझते कि क्या वजह है पाकिस्तान में टेनिस को वो मकाम नहीं मिल सका जो कि दीगर ममालिक में हम देखते हैं जितनी इंपॉर्टेंस टेनिस को दी जाती है, आप समझते हैं पाकिस्तान में इंपॉर्टेंस नहीं दी गई? नहीं जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ कि कॉर्पोरेट सेक्टर और स्पॉन्सर्स जो हैं वो प्लेयर्स की डेवलपमेंट के अंदर, प्लेयर्स की जर्नी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। एंड मोस्टली इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। आपको बाहर जाके खेलना होता है, बाहर जाके कोचिंग लेनी होती है, ट्रेनिंग करनी होती है, विच इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन। एंड मेरे लिए आई फील लाइक बीइंग अ पाकिस्तानी नंबर वन, द फेडरेशन एंड द गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू कैश इन ऑन माई अचीवमेंट्स, और टेनिस को उस तरह प्रमोट नहीं कर सकी जिस तरह करना चाहिए था। आई वॉन्ट टू इरेडिकेट दोज एस्पेक्ट्स। मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा स्पॉन्सर मिला था, फाइनेंशियल स्पॉन्सर, व्हेन आई वाज 27 ईयर्स ओल्ड, जो मुझे लगता है बहुत ही देर थी। तो इस इनिशिएटिव के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू, आई एम ट्राइंग टू इंटरैक्ट विद मोर स्पॉन्सर्स, मोर कॉर्पोरेट सेक्टर्स को टेनिस के साथ इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ, जूनियर टेनिस के साथ उनकी जर्नीज़ में इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ, ताकि जो पेरेंट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर वो फाइनेंशियल बर्डन ना हो, जो आई फेस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, माई पेरेंट्स फेस एज वेल। तो उस चीज़ को मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। एंड आई होप कि इंशाल्लाह अल्लाह इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत डाले, एंड मोर स्पॉन्सर्स इंशाल्लाह थ्रू दिस प्लेटफॉर्म विल रीच आउट। मीडिया की बहुत इंपॉर्टेंस है इस प्रोग्राम में भी, इस इनिशिएटिव के लिए भी, टू हाईलाइट इट, टू प्रमोट इट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर जो हैं वो इंकरेज करें जूनियर्स को स्पॉन्सर करने में। एंड इसके थ्रू जो है ना हम इस स्टिग्मा को ख़त्म कर सकते हैं, and can make a very healthy tennis environment in Pakistan also. Very proud. और ऐसा आपने जितना अच्छा स्टेप लिया है, जितना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मेरे ख्याल में हमारे प्रोग्राम के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए जितना भी इसको प्रमोट किया जा सकता है, ताकि जिस जिस घर में टेनिस प्लेयर्स छोटे छोटे बैठे हुए उनको सामने लाया जाए। थोड़े से बड़े भी हो सकते हैं लेकिन वो तो जहाँ क्वालिफाई करें। प्लीज एक वफा ले हमारे साथ रहेगा। मैं शायद से बहुत सारी बातें करनी, इतने अच्छे लग रहे हैं, उन्होंने चेंज कुछ किया है ना, इस वफे के बाद करेंगे डिस्कस। When you were out shooting, जवाद भाई आए थे, बड़ा मिस कर रहे थे आपको, तो हमने मैं देख रहा था लाइव, है ना, हाँ लेकिन जवाद भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? लास्ट वीक जो हमारी बात हुई थी उस पे ऑब्वियस सिस्टम का आपने कहा था, और आपने कहा था कि अगर आ गया तो ऐसा होगा, तो काफी इंतजार करते करते फाइनली सिस्टम ने कराची में कल संडे को हिट किया। नाउ इट इज क्लियर, अभी तो आसमान बड़ा साफ है, लेकिन क्या कोई नेक्स्ट सिस्टम आ रहा है? क्योंकि आपने कहा था नेक्स्ट सिस्टम्स का जो है ये माहौल बन गया है कराची और पूरे पाकिस्तान में। जी जवाद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम माया, आप लोग सब खैरियत से हैं? और बिल्कुल जो है वो ये जो मौजूदा सिस्टम है ये इस वक्त बहरे अरब में मौजूद है, और जैसा कि हमने बताया था कि आज भी इसके असरात जो है वो कराची समेत सिंध के एरियाज में देखे जाएंगे, जबकि ज़्यादा जोर जो है वो इसका बलूचिस्तान रीजन पे शिफ्ट हो गया है। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में जो है वो अच्छी बारिशें रहेंगी अगले 1 से 2 दिन, फिर ये सिस्टम ओमान की तरफ निकल जाएगा। रही बात आपके सवाल की, तो बिल्कुल दूसरा सिस्टम भी जो है वो सिंध की तरफ इस वक्त मूव करेगा, और तकरीबन वही डेट्स हैं 23 से 24 जुलाई तक जो है वो यही इम्कान देखने में आ रहा है कि मानसून का एक और अच्छा ताकतवर स्पेल जो है वो सिंध में दाखिल हो जाएगा। अच्छा, एक और ताकतवर स्पेल आएगा जवाद भाई, क्योंकि मैं अभी लाहौर में था और मैं ये बातें सुन रहा था कराची आने से पहले कि कराची में बहुत शदीद बारिशें हो रही हैं, नया स्पेल आ रहा है, और फिर मैंने कराची आके एक्सपीरियंस भी कर लिया किस तरीके से कल हमने देखा कि बारिश हुई है। तो क्या इसी किस्म का स्पेल होगा जिस अगले स्पेल की आप बात कर रहे हैं, ऐसा ही ये खतरनाक साबित हो सकता है? शाहजेब भाई, अब तक तो यही देखने में आ रहा है कि अच्छा स्ट्रॉन्ग स्पेल होगा। हाँ, इस आने वाले स्पेल की जो है वो एक थोड़ा सा इसमें चेंज ये होगा कि अब तक हमने जितने भी स्पेल देखे हैं वो ज़्यादातर जो है वो सिंध गुजरात बॉर्डर कच्छ रीजन से होते हुए बहरे अरब के ऊपर चले जाते थे, लेकिन ये जो सिस्टम है आने वाला, इसमें फिलहाल इसका ट्रैक ये नज़र आ रहा है कि ये अपर सिंध, सेंट्रल सिंध से जो है वो सिंध में दाखिल होगा, यानी कि अब जो इसका ज़्यादातर हिस्सा होगा वो ऊपर ज़मीन के ऊपर ही रहेगा, और तकरीबन ये सिंध को जो है वो अपनी ग्रिप में रखेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस स्पेल में भी इंशाल्लाह अच्छी बारिशें नजर आ रही हैं।
अच्छा, यहाँ पर वही वाली दुआ कर सकते हैं ना अल्लाह पाक से, जो बारिश की दुआ है कि अल्लाह पाक इस बारिश को, हर बारिश को हमारे लिए फायदेमंद बना। तो अब कितने स्पेल्स हम एक्सपेक्ट करें जवाद भाई, बिकॉज सितंबर में तो अभी टाइम है आने में, तो अभी कितने स्पेल्स बाकी हैं हमारे लिए? देखिए ये तो अभी कहना कबल वक्त है कि अभी आने वाले वक्त में कितने स्पेल आएंगे, लेकिन अगर जुलाई की बात करूं सिर्फ, तो जुलाई में अब ये स्पेल जो है ये ख़त्म हो रहा है, तकरीबन 1 से 2 दिन रहेगा। उसके बाद जिस तरह हमने बताया कि 23-24 तारीख को एक और स्पेल आ रहा है, फिर अगेन जुलाई के बिल्कुल आखिरी दिनों में या अगस्त के बिल्कुल स्टार्टिंग के डेज में जो है वो एक और स्पेल भी जो है वो आता नजर आ रहा है। इसी जवाब भाई, प्रॉब्लम यह है कि पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है और पानी निकल जाता है। पंजाब में भी कुछ ऐसा ही हम देखते हैं कि पंजाब में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो तो हम देखते हैं अर्बन फ्लडिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन कराची का ये बड़ा प्रॉब्लम है कि कराची में जब बारिश होती है तो ये अर्बन फ्लडिंग का जो मामला है ना, ये बड़ा खतरनाक साबित होता है। आप समझते हैं कि अगर अब बारिश हुई तो ऐसी बारिश हो सकती है कि कराची एक बार फिर डूब जाए? देखिए शाजिब भाई, अभी जो आने वाले स्पेल हैं उनमें बारिशें तो ऐसे अच्छी नज़र आ रही हैं, तो कह सकते हैं कि खुदा ना खास्ता पूरा कराची नहीं तो कराची के कुछ जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पर पानी भर जाए। अब डिपेंड्स कि आने वाला स्पेल जो है वो कितना मजबूत होता है, उसके ज़ेर असर कितनी जवाद भाई की आवाज कटना शुरू हो गई। बारिश के मौसम को जवाद भाई का फीडबैक अच्छा नहीं लगा। जवाद भाई ऐसी बातें ना करें, मौसम नाराज हो रहा है, तो वो अच्छी बातें कर लेते हैं। और सब ये वाली बात है ना कि इस वक्त पिछली बारिशों से हम रिकवर नहीं करें, हमारे बहुत सारे इलाके जो है वो शदीद इस वक्त जो है वो चैलेंज का सामना कर रहे हैं। मायार में रहते हैं वहां तो वाटर स्पोर्ट्स भी चल रही है इस वक्त सड़कों पर, तो ये हाल चल रहा है इस वक्त बारिश के बाद, लेकिन पानी निकालने की कोशिशें की जा रही है और हम दुआ करते हैं कि दोबारा वहां पर पानी इस तरीके का खड़ा ना हो। लेकिन वीकेंड पे आ रहा है ना, जवाद भाई नहीं बताया ना, वीकेंड पर आ रहा है दोबारा। बिल्कुल एक और स्पेल आ रहा है, लेकिन आप लोगों को एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में हम देखते हैं कि पानी जब आता है तो फिर बहुत ज्यादा आता है। और हाँ, वही जो आप समझ रहे हैं वो भी तो बहुत शुक्रिया जवाद भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप हमेशा निकालते हैं। और अब बारिश की, हम बात करें चैलेंजेस की। चैलेंजेस जो शहरी हैं, सिटीजन्स को जिस तरीके से उनके इलाकों में, उनके घरों में, उनकी सड़कों पे, उनकी गाड़ियों में वो कालीन लपेट लपेट के लोग सोफों पे ऊपर करके बैठे होते हैं, लेकिन जो बारिश कोई भी सीजन हो, चाहे वो खिज़ां हो, बहार हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, जनाब कोई ना कोई उसके साथ उसका एक तोहफा आता है, और वो होता है कोई ना कोई उसका डिजीज, कोई ना कोई उसका वायरस, कोई ना कोई उसके साथ जो है ना बीमारी लगकर जरूर आ जाती है। यानी कि सेहत के मसाइल बारिशों के बाद बहुत बढ़ जाते हैं और खासतौर पर डायरिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है शाज़ेब, बिकॉज वही पानी अगर आपका खड़ा रहता है तो वो पानी आपके घरों में भी आ जाता है, वो पानी आपके जो है वो सब्जियां जहां जारी हैं वहां पर आपको मिल रही हैं, वहां पर वो गटर का पानी होता है, फिर आपकी टंकियों में वो पानी चला जाता है, और वो उसी पानी से आप वजू भी कर रहे हैं, वही पानी आप कितना भी बॉईल कर लें, सकता बॉईल ना कर। लेकिन दो बातें मैं इस वक्त सोच रहा हूँ, एक तो अभी ईद कुरमा गुजरी है, उसके बाद वैसे ही डायरिया के और पेट के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या वजूहात बारिश की भी हैं कि डायरिया के बहुत ज्यादा बच्चों में हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो उसके पेशेंट बन रहे हैं, तो इस मौसम में सेहत का खास ख्याल कैसे रखें, क्या वजूहात हैं कि डायरिया बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है? इसी पर बात करने के लिए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर ताहिरा मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इस तरह शाज़ेब ने भी कहा कि बारिश के मौसम में डायरिया समेत क्या दीगर इस तरह की बीमारियां फैलने जो लगती हैं, उसकी क्या वजह है, क्या हमारी बदएहतियातियां हैं, और क्या हमें एहतियात अब करनी चाहिए? जी बिल्कुल, हमने पिछला एपिसोड भी इसी पे किया था, तो ये वाकई सच है कि क्योंकि बारिश का पानी जो है एक तो हर जगह जमा हो जाता है, उसके अंदर मच्छर भी पनपने लगते हैं, डेंगू मलेरिया वगैरह भी होता है। दूसरा ओरो फीकल रूट से फैलने वाले मतलब वाटर बोर्न डिजीजेस हैं जो पानी से फैलती है, क्योंकि वही पानी जो है वो जमा हो रहा है, गटर से निकल रहा है, उसी के अंदर ह्यूमन का फुजला भी, आपका जो एक्सक्रीटा है, बाथरूम भी, वो भी, और जो आपके एनिमल्स हैं उनका भी मिल रहा है, और फिर वही आप जो है पी रहे हैं वो आपके अंदर भी जा रहा है। उससे बेशुमार बीमारियां हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, आपका कॉलरा है जो विब्रियो कॉलरा से फैलता है, आपका टाइफॉइड है, आपका क्लोस्ट्रीडियम है, मतलब इतने सारे कैंपाइलोबैक्टर है, ये बहुत सारी अमीबियासिस, आपने सुना होगा ना, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाता है क्योंकि आप उसको इंजेस्ट कर लेते हैं और आपका पेट खराब। अब इसका मेन चीज जो आपने करनी है, सबसे पहले करना है कि जो पानी आप पी रहे हैं वो डिस्टिल्ड वाटर हो, मतलब आप उसको बॉईल कर लें, एक बॉटल अच्छी से ग्लास बॉटल के अंदर बॉटल वो जो वाटर है बॉईल करके उसको इस्तेमाल करें। खाना जो है आपने वो बहुत हाई फ्लेम पे पका के खाना है, आपने कच्ची चीजों को अवॉइड करना है, स्पेशली बाहर जो है
तो दही हो गया, दूध हो गया, आइस वाली चीजें हो गई, जूस हो गए, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलड, आपने बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना। एक तो अव्वल कोशिश करें कि बाहर का खाना वैसे ही ना खाएं। हाँ जी, प्लीज इन दिनों में एटलीस्ट दूध, दही और आइस वाली चीजें और आपकी सैलड और फ्रूट, कोई भी चीज बाहर से लेके मत खाएं। बाहर का खाना भी आपको नहीं पता होता किस तरह स्टोर हुआ हुआ है, सही तरह से डॉक्टर साहिबा ये आप कह तो रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं ना, जब बारिश होती है, वो भी खासतौर पर कराची में, तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और वो बारिश में बाहर भी निकल जाते हैं, मुख्तलिफ चीजें खा भी लेते हैं, या फिर जो हमारे सड़कों का हाल होता है वो आप उससे ऑलरेडी वाकिफ हैं कि क्या सूरत हाल बन जाती है। तो खास तौर पर पेरेंट्स के लिए आपकी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनको बच्चों को कैसे एहतियात करानी है इस गंदगी से या इन बीमारियों से? देखिए, बच्चों को प्लीज बाहर मत जाने दीजिए, जितना ज्यादा अंदर रखिए, और जब बाहर लेकर भी जाते हैं ना तो रबर के बड़े बड़े बूट्स और फुल स्लीव्स रबर वाले पहनाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके अंदर कितनी गंदी चीजें आ रही हैं, फंगल इन्फेक्शंस होने लगते हैं, स्किन इन्फेक्शंस होने लगते हैं। एक तो ये आपने केयर करना। बच्चों को जो है बिल्कुल खाने की इजाजत मत दीजिए, क्योंकि ये बाहर चटनी खाएंगे या लॉली खाएंगे या कोई भी ऐसी चीज खाएंगे तो इनको फौरन जो है वो पेट खराब हो जाएगा। और जब पेट खराब हो जाए तो प्लीज उसके बाद ये जो होती है ना डायरिया रोकने वाली दवाइयां हैं, मोडियम वगैरह, ये आपने नहीं देनी। आपने बस मेक श्योर करना है कि अंदर से टॉक्सिन निकल जाए और आपने उसको रिहाइड्रेटेड रखा है, तो पानी साफ बॉयल करके पिलाएं और उसको रिहाइड्रेट बड़ा जरूरी है। डिहाइड्रेशन बच्चे के अंदर डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। डॉक्टर साहबा, मैं आप थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज एडिशन करना चाहता हूँ। ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जब डायरिया होता है या बच्चों की ऐसी तबीयत खराब होती है तो पेरेंट्स को समझ नहीं आता क्या करें, और उल्टी सीधी चीजें जिसमें अद्वियात भी होती हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे कुछ चीजें हैं जो दी जाती हैं हमारे यहाँ, और वो इतनी कॉमन हो चुकी हैं। आपके ख्याल में, बल्कि आप बताइए कि पेरेंट्स क्या करें, या कोई भी शख्स जिसको डायरिया का प्रॉब्लम हो वो सबसे पहले क्या करे? खाना छोड़ दे, खाना कम कर दे, या क्या खाए? देखिए, सबसे पहले तो आपने उसका पानी लेवल ORS उसको देना है। ORS आप बना सकते हैं तो आप बॉइल्ड वाटर के अंदर जो है नमक, चुटकी भर नमक और चीनी मिला के उसको आपने ORS देते रहना है। उसका रिहाइड्रेशन लेवल जो है ना वो कम नहीं होना चाहिए। ये जो डायरिया रोकने वाली दवाइयां होती हैं ये आपने देनी। एंटीबायोटिक भी आपने खुद से नहीं देनी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ये वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, पैरासाइट से भी हो सकता है। आपको नहीं पता किस वजह से आपको डायरिया हो रहा है, राइट? तो आपने डायरिया खुद से डायग्नोज करके पहले नहीं देना। चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि एक तो अगर डायरिया है तो आपने उसको डिहाइड्रेशन दूर की, दूसरा आपने उसको ये कच्ची चीजें नहीं देनी। आपने अच्छी तरह से पका के जो है, जैसे फॉर एग्जांपल चावल हो गए, और आपने उसको बहुत अच्छा पकाया और फिर सॉफ्ट डाइट, सॉफ्ट ग़िज़ा आपने उसको दे दी जो उसके टमी के ऊपर हल्की हो। और अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खिलानी है तो वो खिलानी है जो कि छिलके के अंदर होती है, जैसे केला हो गया, वो छिलके के अंदर से निकलता है, तो वो भी मुझे ये तो समझ में आ गया। अभी मुझे आपसे एक बहुत सवाल अहम करना था, एक और, वो ये कि बारिश में बच्चे भी और बड़े भी। मेरे साथ अभी जब ईद के सेकंड डे कराची में शदीद बारिश हो रही थी तो मैं छत पर चली गई और जहां जहां पानी था वो निकाला, और पत्ते वत्ते घुसे होते हैं आपको पता है छतों पे, और हमने किया जहां जहां जरूरत थी वहां पे हमने फ्लेक्स डाला। बट उसके बाद मैंने शाम तक नोट किया मेरी बॉडी पर जगह जगह जो है वो लाल लाल जो है वो पिंपल जैसे इचिंग वाले जो हो जाते हैं। मतलब मैं डॉक्टर को दिखाया भी, वो आई भी, उन्होंने कहा आपको एलर्जी हुई है। मुझे लग रहा था कि एलर्जी हुई है। तो बारिश में बच्चे जो भीगते हैं या बड़े भी जो भीगते हैं और वो फौरन उस पर शावर नहीं लेते हैं, उसका क्या उनकी बॉडी पर और उनकी सेहत पर असर पड़ता है? जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, जैसे पहले भी कहा कि एक तो आपने रबर बूट वगैरह पहन के जाने हैं, बाहर ऐसे एक्सपोज नहीं जाना, भीगने से अवॉइड कीजिए। जितना भी आपको फिल्मी आपको लग रहा हो आपने ये अवॉइड करना है, क्योंकि उसके बाद आपको इन्फेक्शंस होंगे तरह तरह के। तो एक तो आपने बारिश के पानी से फौरन, चाहे आप बाहर करके भी आ रहे हैं, एक आपने नहाना है साबुन से, अच्छी तरह से साबुन से आपने नहाना है। और दूसरा आप लोग ये जो एंटी बैक्टीरियल क्रीम होती है, स्पेशली अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल हो, आप आयोडीन से वॉश कर लीजिए। आप ऊपर पॉलीफैक्स जरूर लगे। किसी को एलर्जी भी होती है, तरह तरह के छोटे छोटे दाने भी, तो वो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल क्रीम लगा सकते हैं। स्टीरॉइड वाली बिल्कुल नहीं लगानी, ये लगाने ताकि इन्फेक्शन ना फैले। देखिए ये बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है, क्योंकि को नहीं पता कि किस किस किस्म की चीजें, सीवेज वाटर, गटर का पानी मिल रहा है, फिर लोग बहुत ज्यादा जाके नहाते हैं इन तालाबों में वगैरह में, इसकी वजह से आपको मेनिंजाइटिस तक हो सकता है।
लेप्टोस्पायरोसिस तक हो सकता है, और साथ साथ आपको ये स्किन के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। दूसरा, आपने ये चीजों को ना ऐसे जो भीग जाते हैं कपड़े, वो भीगे हुए कपड़े नहीं पहनने। आपने रोजाना कपड़ों को अच्छी तरह से उबलते हुए पानी से डिटर्जेंट में करके आप उसको सुखाइए और फिर आपने कपड़े पहनने। आपने गीला नहीं रखना, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने कपड़ों को गीला रखेंगे, बारिश का पानी भी होगा, ऊपर से ह्यूमिडिटी भी है, आप स्वेट भी करेंगे, तो मजीद आपको स्किन इन्फेक्शन, नेल इन्फेक्शन, वो सारा का सारा फंगल इन्फेक्शन जो है वो होने लगेंगे। तो इन चीजों का मेरा ख्याल है सारे बड़ों को भी और बच्चों को भी, और साथ साथ यूटेंसिल्स का, अच्छा, और एक बर्तनों का फैक्टर डॉक्टर साहब ये भी है कि जब बारिश का मौसम होता है तो हमारे लोग बड़े बहक जाते हैं और बाहर निकलते हैं, कोई पकौड़े खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, मुख्तलिफ इकसाम की चीजें मार्केट में खाई जाती हैं। तो आप समझती हैं कि ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है एक, जिससे बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं? हाँ, एक तो वो आप देखिए, वो रेडी जो होती है पकौड़ों की, वो हमेशा खुले नाले के ऊपर होती है। उसी नाले में जो है सारा का सारा डेफिकेशन, पेशाब हो रहा होता है, उधर ही जो आपका पकौड़ा तल रहा होता है, और उसी चटनी में वहीं से पानी उठा के उस चटनी में मिलाया जाता है। थोड़ा सा ये सुन ताकि आप आइंदा ना खाएं। क्या चटनी बनाई है आपने? चटनी बनाई है, बिल्कुल। और आप ग्रीन चटनी खाते हैं, पीली चटनी जो आपके अंदर से निकलती है वो भी उसी में मिल रही होती है। तो लिहाजा इन चीजों से अवॉइड करिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। आपके अंदर जाके डिहाइड्रेशन की वजह से बेशुमार लोगों की अमवात भी हो रही है, और ये जितना भी है, चाहे ये टाइफॉइड, जो भी मैं आपको कह रही हूँ, ये बाकायदा जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए हाथ धोना और बर्तनों को धोना, बर्तनों को ढक के रखना, और उबलते हुए मतलब उबले हुए पानी को यूज करना, या फिर अपनी टैंकियों में डिसइंफेक्शन टैबलेट होती है, क्लोरिनेशन होती है, वो कर ले, फिल्ट्रेशन लगा ले। और स्पेशली जो हम ब्रश करते हैं या कुल्ली करते हैं, वो भी जो पानी आप इस्तेमाल करते हैं, आप कोशिश करें कि आप वो वाला पानी इस्तेमाल करें जो आपने बॉयल करके रखा हो, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है कि कैसा, किस किस्म के पानी से आपका ये स्विमिंग तालाबों में जाना। अब हम उसका क्या करें जो विजन आपने हमारी आंखों में छोड़ दिया और जो आपने मंजर कशी कर दी। मेरा ख्याल है 40 दिन का लोग जो है परहेज करेंगे अब पकौड़ों से आपके इस जुमले के। किसी को बारिश के बाद पकौड़े याद नहीं आएंगे। आप डॉक्टर साहब, आप आखिर में एक सवाल आपसे हम और जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से जो माएँ बड़ी कंसर्न्ड होती हैं अपने बच्चों को लेकर और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि उनको कोई बीमारी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, छोटे बच्चे होते हैं उनको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो माएँ क्या एहतियात बहुत ज़्यादा करें या वो कुछ मेरे ख्याल में ज़्यादा ही कर लेती हैं जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो जाते हैं? नहीं, ज्यादा तो नहीं करती। इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि उनकी वैसे ग़िज़ा अच्छी रखें, उनकी प्रोटीन डाइट, मल्टीविटामिन, वो सारा कुछ उनको अच्छा रखे। बच्चों में मल्टीविटामिन सीरप या फिर उनको अच्छी ऑर्गेनिक जो खालिस ग़िज़ा है वो दे, वैसे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी रखी। लेकिन एहतियात जो है, सैनिटेशन की एहतियात और ड्रिंकिंग वाटर की एहतियात, मतलब जो पीने का पानी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसका एहतियात। फिर फ्रिज में टेम्परेचर पर चीज को स्टोर करना, और चीज को हाई टेम्परेचर पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे पका के बच्चे को खिलाना, और उसी वक्त खिला देना। ऐसे नहीं कि वो पैदा हुआ बाहर सड़ रहा है, वो गंदा हो गया, उसके अंदर गंदा पानी भी जमा हो गया, फिर उसको बाद में खिलाना हो गया। इन चीजों से अवॉइड करना, और खिलाने के बाद पूरा जो आप नहलाते हैं सारा कुछ एहतियात करना। बिल्कुल वही ना, छोटे बच्चों के लिए तो विटामिन, अम्मा की चप्पल और जूता और डंडा भी होता है, लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं जिनमें हमारे बड़े बहन भाई भी होते हैं, वो बिल्कुल एहतियात नहीं करते, वो किसी के काबू नहीं आते, वो कहते हैं तबीयत खराब थी और मैंने समोसा खा लिया। ऐसे बड़ों के साथ क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? एक दफा फिर आपको लेंगे, बट थैंक यू सो मच फॉर टुडे। एक दफा फिर आपने वक्त निकाला और आप आई, लेकिन एक दफा फिर आप आएंगे, आप सब वक्त लेंगे। लेकिन हैव अ ब्लेस्ड वन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पकौड़े नहीं खाने वक्फे के बाद, टू स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शाज़िब फरमाया कर रहे थे आपका इंतज़ार, और जो ये ख़बर सुनी तो उसके बाद समझिए कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरह रिएक्ट करें। इससे बड़ी अजीब सी तकलीफ दे बात है, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। बिल्कुल, हम स्टोरी डिफरेंट हमारे पास है जो हम करना चाह रहे थे, लेकिन जब ये ख़बर हमने देखी और इसमें हम डिटेल में जा रहे हैं तो बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। और ऐसे वाक़यात हमें जब सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, तो बड़ा अफसोस भी होता है कि जिस तरीके से कराची के इलाके शादमान में ये गुज़िश्ता रोज़ ये हमने देखा जो हादसा हुआ, एक फैमिली नाले में गिरी जिसमें माँ और उसकी बेटी शामिल है, और इस बेटी की तकरीबन जो उम्र बताई जा रही है वो 6 माह बताई जा रही है।
ये नाले में गिर गए, वहां पर लोग पहुंचे, मकामी लोगों ने कोशिश की निकालने की, कोई नहीं मिला, फिर रेस्क्यू टीम्स को भी बुलाया गया। ईदी और चीपा की जो टीम्स हैं वो भी हम देख सकते हैं, फुटेज में हमें नजर आ रही हैं। खातून की लाश कुछ देर बाद नाले से निकाल ली गई, लेकिन बच्ची की लाश अब तक वहां से नहीं मिली है और कोशिश की जा रही है बच्ची की लाश को ढूंढने की भी। इसके साथ हम देख रहे हैं कि बच्ची का जो वालिद है वो हाथ जोड़ जोड़ कर ये कह रहा है कि खुदा का वास्ता है ये निज़ाम ठीक कर दें, नालों को बंद करें, ताकि मेरी बच्ची तो आज चली गई लेकिन किसी और की बच्ची इस नाले में गिर कर जो है वो उसकी ज़िंदगी ज़ाया ना हो। इस वजह से हमने ये देखा, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। इसकी क्या डिटेल्स हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बच्ची की लाश को तलाश भी किया जा रहा है। जो ईदी की टीम्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश कर रही हैं कि बच्ची की जो डेड बॉडी है वो मिल सके। इसकी क्या डिटेल्स हैं, ये वाक़या किस वजह से पेश आया, ये नाला कौन सा है, इस बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा 92 न्यूज़ हैं फयाज यूनुस, उनसे हम बात करेंगे। फयाज, इंतहाई अफसोसनाक ये बात है जिस तरीके से हमने देखा कि माँ और बेटी नाले में गिरे, ये कब पेश आया ये हादसा और क्या वजूहात थी, नाला कौन सा है? देखिए, शुक्रिया शाजिद, ये शादमान टाउन का इलाका है। शादमान टाउन में एक बड़ा नाला बनाया गया था सीवरेज और निकासी के पानी को मरकजी नाले में फेंकने के लिए। गुज़िश्ता रोज एक फैमिली नॉर्थ नाज़माबाद से जा रही थी। जैसे वो शादमान टाउन नाले के करीब से गुजरी तो बारिश का पानी काफी ज्यादा जमा था, उनको नाले का अंदाजा नहीं हो सका। मोटरसाइकिल अचानक नाले में गिरी, जिसकी इत्तला फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमों को इलाका मकीनों की जानिब से दी गई। फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमें जावकुआ पर पहुंची। अंधेरे की वजह से और पानी ज्यादा जमा होने की वजह से काफी ज्यादा मुश्किलात पेश आती रही। फौरी तौर पर जो मुतासरा शख्स था वो शहरियों को आगाह करता रहा कि मेरी बीवी और जो मेरा बच्चा है जिसकी उम्र 4 माह के करीब है वो इस मकाम पर गिरा है। लेकिन रेस्क्यू टीमों की जानिब ऑपरेशन किया गया। खातून की लाश तो रात गए निकाल ली गई, मोटरसाइकिल भी निकाल ली गई, लेकिन अब तक 4 माह के बच्चे को नहीं निकाला जा सका। ऑपरेशन तो जारी है लेकिन जो ऑपरेशन की रफ्तार है वो काफी ज्यादा सुस्त है, क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं कि गोताखोर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मुश्किलात हैं। रेस्क्यू 1122 की भी टीमें पहुंची थी रात गए, लेकिन अब सुबह से कोई भी टीम नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि शादमान टाउन के जो नाले हैं इसमें अक्सर हादसा होते रहते हैं। आगाह किया गया था इंतजामिया को कि इसकी दीवारें काफी ज्यादा ऊंची करें, क्योंकि जब बारिश का पानी यहाँ पर जमा होता है तो मुकम्मल तौर पर नाला कवर हो जाता है, जिससे मोटरसाइकिल सवार, गाड़ी में जाने वाले और आम अफराद को अंदाजा नहीं होता कि यहाँ पर नाला है, जिसकी वजह से जो हादसा हैं वो यहाँ पर मामूल बनते जा रहे हैं। जी फयाज भाई, आप साथ रहिएगा हमारे, और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हाफिज नईम साहब भी हैं। हाफिज साहब, मुझे बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, लेकिन इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे सवाल क्या करूं, क्योंकि जब मैं देख रही हूं तो सुन के इंसान थोड़ा सा बर्दाश्त कर पाता है, लेकिन देख कर तो उसके और जज्बात काबू में नहीं रहते। एक छोटी सी बच्ची जो है वो, जिसकी अभी तक बॉडी मिली नहीं है, और वो आदमी ये कह रहा है कि मेरी बच्ची तो गई, फिर अब किसी और की बच्ची ना जाए। तो हाफिज साहब प्लीज बताइए क्या करे, क्या पूछना भी क्या चाहिए मुझे इस वक्त? बात यह है कि मैं भी आपसे क्या बात करूं, रात को वहां गया था और मैं सेंट्रल में हूँ, और रात को जब से सूरत हाल थी, यानी 3.5 घंटे गुजरे हुए थे जब वहाँ पहुंचा हूँ। तो जो भी थे लोग, इलाका मकीन से, जमात के लोग थे, सब मौजूद थे। लेकिन मसला ये था कि उस वक्त तक भी सर्च लाइट नहीं लगी हुई थी उस जगह के ऊपर। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हुकूमत ने शायद ये समझ लिया है कि अल-खिदमत, ईदी, छिपा, सैलानी, बस ये हुकूमत चलाएं और हुकूमत जो है वो करप्शन करे, लूटमार करे और अपना कोई काम नहीं करे। तीसरी बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि वो जो नाला है जिस जगह पे, उस नाले पर अभी 2 महीने पहले तो हमने एक धरना दिया देकर बैठे थे कि खुदा के लिए इस नाले को बना दो, बारिश होने वाली है। और उस वक्त तमाम लोगों ने इस पर जो है वो कहा कि नहीं, हम फौरी तौर पर कर रहे हैं और टेंडर हो गया और बड़ी तेजी से काम जारी है और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और सूरत हाल ये है कि देखें जब भी आपको इस तरह की सूरत हाल होती है, आप नालायक हैं, आप नहीं बना सके हैं, लेकिन आप कम से कम वहां पर कोई निशानी तो लगा दो कि लोग नाले के अंदर न जाएं। इसलिए कि जब बारिश हुई तो सारा का सारा पानी ऊपर था, गटरों का नाले साफ किए नहीं है। पर ये रोजाना झूठ बोलते हैं टीवी पे आकर, एडमिनिस्ट्रेटर भी और हुकूमत भी, और ये रोजाना झूठ बोलते हैं, कोई नाले साफ नहीं किए। नाले साफ होते हैं तो इस तरह से ओवरफ्लो होकर सड़क और नाला बराबर हो जाता है। तो हुआ ये कि ये तो बेचारा अपनी मोटरसाइकिल पे नौजवान जा रहा था अपनी फैमिली को लेकर, इसकी एक और फैमिली पीछे मोटरसाइकिल पे जा रही थी। इनको क्या पता था, ज़ाहिर बरसात के मौसम में निकले हैं, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं है,
पीछे वाले रोड से निकले हैं, पानी तेज बारिश हो गई, एकदम से ओवरफ्लो कर गया, मोड़ने लगे और जब यू टर्न लेने लगे तो वो उनको नहीं पता था कि यहाँ सड़क नहीं है बल्कि ये नाला ही है पूरा का पूरा। और बच्ची चली गई, बच्चा चला गया, औरत तो इसलिए अपने बाया की वजह से वो एक नाले के नीचे जो एक वो थी स्लेब बनी हुई थी उसमें अटक गई। और आप देखें कि इलाके के लोगों ने निकाला उसको, इलाके के 2 लोग कूद गए। मतलब नईम साहब, अफसोसनाक बात यह है, ये तो वो फलाही इदारे हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, हुकूमत की टीम्स वहां पर कौन सी मौजूद हैं? एक तो ये नाअहली कि आपका नाला खुला पड़ा है, उसके बावजूद जब बारिश हुई है और वहां पर ऐसा इंतजाम कोई करना चाहिए था कि नाले को बंद करना चाहिए था, वो भी नहीं किया। उसके बाद रेस्क्यू टीम्स के लिए आपकी रेस्क्यू टीम्स भी मौजूद नहीं है। आपके ख्याल में ये कितनी बड़ी नाअहली है और आगे आप क्या समझते हैं कि शहर के हाल को बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बारिशें होती हैं, अमवात होती हैं, लोग इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं, यहाँ पर नाले में गिर जाते हैं, मसाइल बढ़ जाते हैं, गाड़ियां बह जाती हैं। इस शहर का हाल कब ठीक होगा? देखें, सही बात यह है कि इस शहर का कोई पूरा, आप देखें ना, कल पूरा मीडिया देखें, कोई जीता कोई हारा। इस मुल्क में हुकूमतें बनती हैं, 2/3 मेजोरिटी लेकर भी लोग आते हैं, स्वीप भी कर जाते हैं, ताकत के साथ भी आते हैं, सेलेक्ट भी होते हैं, इलेक्ट भी होते हैं, लेकिन कराची का हाल नहीं बदलता। क्यों? भारी भारी मैंडेट दिया। मैं तो बहुत तकलीफ में हूँ। किसी जमात ने पलट के नहीं पूछा, किसी हुकूमत ने पलट के नहीं पूछा कि शहर का क्या हाल है। जो कुछ पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत कर रही है आपके सामने, और उसके साथ आप ये बताएं, बस ये जमा तफरीक होती है कि तू जीत जाए कि मैं जीत जाऊं। भाई, इस शहर का कोई वाली वारिस है? मुझे आप बताएं कि इसी तरह हमारे बच्चे डूबते रहेंगे? आप अब वो हाफिज साहब, वो आपसे उम्मीद लगा के ऑब्वियसली आपको उन्होंने मुखातिब किया, और जो भी होता है क्योंकि आप नजर आते हैं आवाज उठाते हुए, तो लोग ना आपसे उम्मीद लगाने लगते हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ कोई ना देखता है ना कोई उम्मीद भी लगाता है। मेरा ख्याल है अब तो किसी को उम्मीद भी नहीं है इंतजामिया से। मेरी बहन, बस मैं कराची के लोगों से बस एक अपील करता हूँ कि खुदा के लिए ये हवाओं के पीछे चलना छोड़ दें, शराबों के पीछे चलना छोड़ दें। इस बात को समझ लें अच्छी तरह कि उनका कौन है। मैं जाहिर है इस मौके के ऊपर पॉलिटिक्स करना कोई अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी 24 जुलाई को इंतखाबात हो रहे हैं ना, कम से कम कराची के लोग, कराची के लिए जो सबके साथ खड़ा होता है, या सब लोग जो पार्टी उनके लिए खड़ी होती है, आवाज उठाती है और जब मौका मिलता है खिदमत करती है, उसको दे देना, एक तरफ कर देना इस शहर को। पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करें लोग जो करनी है शहर के। अच्छा नईम साहब, ये सारी पॉलिटिक्स एक तरफ, खबर के बाद एक खबर आ जाती है, और हम चाहते तो नहीं है इतनी अफसोसनाक खबरें शामिल करना, लेकिन अभी खबर एक शामिल हुई है जिसमें कराची का इलाका है फेडरल बी एरिया, जहां पर मूसा कॉलोनी में रिहायशी इमारत गिर गई है, और इमारत को चंद दिन पहले झुकने की वजह से खाली करवा लिया गया था। अल्लाह का शुक्र है कि खाली करवा लिया गया था। लेकिन ये नाअहली जो है ना, वो इंतजामिया की जब हम बात करते हैं तो फिर कई उसमें डिपार्टमेंट शामिल हो जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, उसकी गिरने की वजूहात क्या हैं, वो अगर खस्ता हाल थी तो पहले क्यों नहीं चेक किया गया। बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं कि बारिश के बाद तबाही हम देख रहे हैं। इस पर अपडेट ले लेते हैं पहले फयाज यूनुस से, उसके बाद इस पर बात भी करेंगे। फयाज, ये इमारत जो गिरी है, इससे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, माली नुकसान तो यकीनी तौर पर हुआ होगा। फयाज साहब की जो है ना वो लाइन कट गई, लेकिन हाफिज साहब वही वाली बात है कि इस तरह माली नुकसान अभी शाहजेब ने बोला, लोग किस तरीके से जमा पूंजी जमा कर अपना कोई घर बनाते हैं, अपना घोंसला सजाते हैं। अब आप ये देखिए, ये जो इमारत गिर गई है, लोगों का ये जो बेघर हुए हैं लोग, अब ये किससे उम्मीद लगाएं? अब देखें ना, ये पूरा मामला ये है कि ये इमारतें हजारों की तादाद में ऐसी हैं जो इलीगल बनी हुई है। 2-3 तरह की इमारतें हैं। एक तो होती है ना कि एक इमारत है, इमारत लीगल है, चीजें सारी पूरी हुई हैं, उसको रेगुलराइज करवाया, थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा कम कर दिया। एक होता है कि उसकी स्ट्रेंथ ही चेक नहीं हुई है, सॉइल टेस्टिंग भी प्रॉपर नहीं है, इमारत पे इमारत बनती चली जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में नस्ला टावर का केस चला, हमने सुप्रीम कोर्ट से यही दरखास्त करने में पहुंच गया था। मैंने कहा कि आप पूरी एक पॉलिसी बनाइए, किसको गिराना है, किस और मुंतकिल करना है, किसको रेगुलराइज करना है, किसको नहीं करना है। लेकिन उनकी एक ही जिद थी कि बस नस्ला टावर गिरा दो, और इसके अलावा उन्होंने कराची के लिए चीफ जस्टिस ने भी कुछ नहीं किया। अब चले गए वो, और अब हम बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं साहब, हमारे साथ ही रहिए। फयाज से हम अपडेट हासिल कर लें, कराची के में जो हम देख रहे हैं इमारत गिरी है। फयाज जरा अपडेट कीजिएगा, ये फेडरल बी एरिया में हम देख रहे हैं, इसकी फुटेज हमारे पास आ रही है हमारे सामने। ये इस इमारत को खाली करा लिया गया था, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, माली नुकसान तो जैसे कि हमें खबर मिल रही है यकीनी तौर पर हुआ होगा। देखिए बिल्कुल शाहजेब, ये मूसा कॉलोनी का इलाका है जहां 5 मंजिला इमारत 40 गज के
जो जगह है उस पर बनाई गई थी, जिसको बारिशों के बाद कहा जा रहा था कि एक तरफ झुक गई है, तो फौरी तौर पर इंतजामिया की जानिब से खाली करा लिया गया था। और अब से कुछ देर कबल ये 5 मंजिला इमारत गिर गई है, मलबे का ढेर बना हुआ है। पुलिस, रेस्क्यू टीमें, रेंजर्स के जवान और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनका ये कहना है कि इमारत में कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। इमारत गिरने की वजह से जो एतराफ के घर हैं वो भी काफी ज्यादा मुतासिर हुए हैं। लेकिन एक मरतबा फिर कराची की इंतजामिया पर सवालात खड़े हो गए हैं कि किस तरीके से 40 गज के प्लॉट पर इतनी बड़ी इमारत बनाने की इजाजत, इतनी बड़ी इमारत, फयाज भाई यही सोच रही थी मैं, 40 गज पर जो है 5 मंजिला इमारत बनाई, लेकिन जो लोग अब बेघर हुए हैं उनमें से किसी को खबर है कि वो लोग कहाँ गए हैं, वो किससे उम्मीद लगा रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं, क्या उनकी डिमांड से कहाँ रहेंगे? वो एकदम से रातों रात तो कोई घर बन नहीं सकता। देखिए, अभी बताया जा रहा है कि ये तमाम तर जो फ्लैट के मकीन थे वो यहाँ से, जब गुज़िश्ता रोज इंतजामिया की जानिब से उन्हें कहा गया था कि इमारत एक तरफ झुक रही है, तो वो तमाम तर अफराद अपने करीबी अजीज़ और अकारिब के घर यहाँ से मूव कर गए थे। उनका कुछ सामान इस वक्त भी इस इमारत के अंदर मौजूद था, लेकिन अब अफसोसनाक खबर यह है कि ये इमारत गिर गई, जिससे उनका तमाम तर जो कीमती सामान है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अगर इमारत गिरने का अंदाजा लगाया जाए तो जब इमारत गिरी तो इसके साथ एतराफ में जितनी भी PMT खंबे लगे हुए थे वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। ठीक है फयाज भाई, थैंक यू सो मच। हाफिज नईम साहब, नईम भाई बताइए कि कहाँ जाएगा वो बेचारा बंदा जिसने अपनी आंखों के सामने अपना घर जो है वो गिरते हुए देख लिया, लेकिन 40 गज पे 5 मंजिला इमारत? ये उस देखें, यही हो रहा है इस शहर के अंदर। कोई पूछने आप आए, मैं अभी यहाँ से गोली मार से गुजर रहा हूँ, एक तो सड़क टूट गई है, आगे पानी भरा हुआ है, राइट साइड पे मैं इमारतों का एक जंगल देख रहा हूँ। बगैर किसी कानून साजी के ये सब इमारतें मौजूद हैं। इस शहर को मैं कह रहा हूँ ना कि एक कोई वाली वारिस नहीं है, तबाह किया हुआ है। एटम बम लगे हुए हैं जगह जगह, हजारों की तादाद में। जो इमारतें 40 गज, 80 गज, 120 गज के ऊपर टावर बनाते रहते हैं। भाई दुनिया में कंस्ट्रक्शन होती है और हो सकती है अगर डिजाइनिंग प्रॉपर हो, लेकिन नईम साहब यही तो हम समझना चाह रहे हैं कि 40 गज पर 5 मंजिला इमारत कैसे बन सकती है? SBCA कहाँ होता है उस वक्त पुलिस कहाँ होती है? चेक क्यों नहीं किया जाता? फिर एक वक्त आता है जब इमारत गिर जाती है, लोग जख्मी हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, उसके बाद लोगों का नुकसान हो जाता है, फिर सबको ख्याल आता है कि ये इमारत गलत कायम की गई थी। यहाँ पे आप सिर्फ रेती बजरी अपने घर के सामने डालें, यहाँ कराची में 6 महकमे पहुंचते हैं आपके पास, आप उनको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि मैं अंदर की एक छोटी सी दीवार बना रहा हूँ या कोई चीज बना रहा हूँ। वो आपसे इतने कि भाई कैसे बना रहे हैं, SBCA पहुंच जाता है, पुलिस के लोग पहुंच जाते हैं और पता नहीं तरह तरह के लोग सामने आ जाते हैं। ये इमारतें ऐसे ही बन जाती हैं आपके ख्याल में? माफियाज हैं, माफियाज। और इन माफियाज के नतीजे, अच्छा गरीब आदमी क्या करे? उसको ये कहते हैं कि देखो मैंने यहाँ से अप्रूवल करा लिया, यहाँ से करा लिया, और उसके बाद जो है आपको 40 गज में एक घर मिल जाएगा, 80 गज में एक घर बन जाएगा। इन बस्तियों की हालत को देखें, जब वो ये देखते हैं कि यार चलो हमें घर बन जाएगा, इतनी सारी इमारतें मौजूद हो जाएगी, तो वो लोग अपनी जो है वो इसके अंदर लगा देते हैं। बाद एक और माफिया होते हैं, वो इमारतें खरीदते हैं या वो खुद माफिया होते हैं और वो फिर किराए पे चलाते रहते हैं। इन छोटी आबादियों के अंदर तो अक्सर यही हाल है। अब इन छोटी आबादियों को आप क्या देखें, अच्छी आबादियां हमारे यहाँ फेडरल एरिया नाज़िमाबाद के अंदर जिस तरह से पोर्शन बना के इमारतें ऊंची कर दी गई हैं। बिल्कुल नईम साहब, बहुत अच्छी जगहों का भी यही हाल है। और मैं आपसे यही अब समझना चाह रहा हूं कि हम सड़कें देखें, सिविल सिस्टम देखें, नालों की सूरत-ए-हाल देखें, इमारतें देखें, ये सब हम देख रहे हैं तबाह होता हुआ कराची। ये तबाह होता हुआ कराची का हल अब क्या है आपके ख्याल में? फर्ज करें किसी को भी मैंडेट दिया जाता है, किसी को भी लाया जाता है, तो क्या आपके ख्याल में कोई हल अब ऐसा है कि इस कराची को ठीक किया जा सके किसी भी तरीके से? देखो मेरे भाई, बात यह है कि ये मुश्किल काम तो अब बहुत हो गया किसी के लिए भी, लेकिन देखें कहीं से तो आगाज करना पड़ेगा। अगर लोगों ने धोखा खाया एक मरतबा कराची के लोगों ने फिर, तो आप यकीन करें ये किस्मत इनकी इसी तरह से रहेगी, इसी तरह जलीलो ख्वार होंगे, मरेंगे हम लोग, बच्चे हमारे नालों में निकलेंगे। लेकिन आप यकीन करें अगर इन्होंने सही फैसला किया तो आगाज हो जाएगा, ठीक करने का आगाज हो जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। अल्लाह ने हमें मौका दिया, हम इस शहर को ऐसा नहीं छोड़ेंगे, हम सियासतबाजी नहीं करेंगे, हम सबको साथ बिठाएंगे और कहेंगे कि भाई कुछ करो, इसका रेगुलराइजेशन करो, सड़कों का ये करो, नालों की ये कर, कुछ यार सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? दुनिया में क्या होता नहीं है, हुआ नहीं था, हमने सही बात है, बिल्कुल सही क्या नहीं था कि हमने इसी शहर को तामीर किया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब शहर के लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि बस भाई एक तरफ हो जाएं और तमाम मुल्की गैर मुल्की
और जो है वो सूबाई और लिसानी पॉलिटिक्स को एक तरफ करते अब हैं। हाफिज भाई आपकी बात काटते हुए, लेकिन आपने अभी जिक्र किया कि ये वही नाला था, जिस तरह हमने प्रोग्राम के जो आपके साथ सेगमेंट आगाज किया था, आपने कहा ये वही नाला था जिस पर थोड़े अर्से पहले तक तो हमने एहतजाज किया था। तो प्लीज अगर कोई और इस तरह की जगह हो जिसकी आपने निशानदेही की हुई है तो हमें, हमारी टीम को जरूर बताइए ताकि हम आपके साथ उसको कवर कर सकें, उसको पहले से उस पर शोर मचा सकें, ताकि किसी और की कोई फैमिली इस तरह करके ना इस तरह के जुल्म का जो है निशाना ना बने। बिल्कुल बताएंगे इंशाल्लाह आपको। बिल्कुल बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया। हाफिज नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। अनफॉर्चुनेटली भी बेचारे कह रहे थे कि मैं क्या बोलूं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो वहां मौजूद थे, उन्होंने देखा। बट एक बार शाह साहब आपने नोट की, उन्होंने बात कही कि हम पर, आपने भी वही कहा कि अवाम जो है वो ईदी पर, छिपा पर या नईम साहब पे जो है वो हाफिज साहब पे और इन लोगों पर को आवाज देती है। अवाम का भरोसा, ये बड़ी ये हुकूमत नहीं है। हाँ, ये हुकूमत की जो इदारे हैं है वो नहीं है। यहाँ पर हुकूमत के इदारे होने चाहिए, हुकूमती नुमाइंदे होने चाहिए जो बात आकर ये देखें कि ऐसे वाकयात क्यों पेश आ रहे हैं। अगर बारिश हुई है तो लोग वहां पर कहाँ फंसे हैं, जो मुश्किलात हैं लोगों की वो क्या है, उसको किस तरीके से ठीक करना है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और रहेगी, चाहे कुछ भी कहा जाए, कुछ भी किया जाए। अगर ऐसे जानी नुकसान होता रहा, बच्चों का जानी नुकसान होता रहा, हम फैमिलीज देख रहे हैं, पूरी पूरी फैमिलीज नालों में गिर जाती हैं। ये कौन सा निज़ाम है, किस किस्म का निज़ाम है? कई साल हो चुके हैं इस हम शहर को देख रहे हैं कि इसमें कोई एक बेहतरी नहीं आ पा रही। सड़कों की बात की जाए, हम इमारतें देख रहे हैं, इमारतें इस किस्म की कायम की जा रही हैं, इतनी जगह पर कायम की जा रही हैं जहां पर इमारत कायम हो ही नहीं सकती। 40 गज पर 5 मंजिला इमारत बना देना ये वैसे ही एक जुल्म है, और उसके अंदर लोग रह भी रहे थे, रिहाइश पजीर थे, और फिर हम देखते हैं कि वो इमारत गिर जाती है, लोगों का जानी नुकसान भी होता है। अल्लाह का शुक्र है कि इससे माली नुकसान जो है वो हुआ है, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये सब कुछ हम देख रहे हैं। जानी नुकसान शाहजेब उस नाले पर हुआ, छोटा सा बच्चा, जो छोटी सी बच्ची 4 महीने की थी। मैं ना इसलिए बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे उसका एक विजन आ रहा था कि खुदा ना खास्ता वो अगर जिस तरीके से वो नहीं मिली, अगर तो फिर तो बाप को तो कभी सुकून ही नहीं आएगा। उसकी वाइफ तो फिर भी मिल गई उनको, उनका बच्चा नहीं उनको मिला जो कि नाले में था, उसके पता नहीं अंदर पूरी बॉडी में पानी चला गया होगा गंदा। मेरे वो मंजर आ रहा था, मुझसे अभी हाफिज नईम साहब ने क्या बोला कि हमारे यहाँ बजरी या मट्टी अगर घर के बाहर रख दो तो फौरन जो है वो गाड़ियां आ जाती हैं पूछने के लिए, लेकिन अगर 40 गज पे 5 मरला इमारत बन जाए तब कोई नहीं आके पूछता। जोर किस पर चलता है? क्या कहते हैं, कामयाब नाकाम वही है जिसको मौका नहीं मिला। गरीब पर जोर चलता है, लेकिन गरीबों के लिए सहूलियात कोई नहीं है, अमीरों के लिए सहूलियात कोई नहीं है। शहर में जो अच्छे अच्छे इलाके हम देख रहे हैं इस शहर के, वो भी इस बारिश में डूबे थे। वहां पर भी लोगों को करंट लगे, वहां पर भी लोग जो है वो उनका आना जाना मुतासर हुआ, वहां पर शहरियों की गाड़ियां फंस गई, मोटरसाइकिलें गिर गई। ये सब कुछ हम इसी शहर में देख रहे हैं। लेकिन इस शहर की सूरत हाल जिस तरीके की हम देख रहे हैं, इसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हाफिज साहब भी इस हवाले से हमें बता रहे थे कि ये सब कुछ अब हमें एक ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा, हमें ऐसे लोग लाने पड़ेंगे, हमें अवाम को खुद सोचना पड़ेगा अपने शहर के बारे में कि जो जुल्म हो रहा है, इस जुल्म को रोका कैसे जाए, किस तरीके से इस जुल्म से निकला जाए। आई एम वेरी सॉरी कि आप लोगों की सुबह सुबह हम लोगों ने सही खबर शेयर की, लेकिन दिस इज़ क्लोज टू आवर लाइफ, क्लोज टू आवर हार्ट्स। और हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी फैमिलीज, हम लोग कराची वाले, हम अगर जिस दिन हम हो गए ना मैं से निकलकर, उस दिन हम लोगों को कोई नहीं हरा सकता और हम लोगों को कोई नहीं तोड़ सकता। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा कि हम कब होंगे। ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल होती है आप लोगों से मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।